योगी जी ने एक नारा दिया है, कटोगे तो बटोगे। है ये ओवैसी ही बोलता है, जय मीम और जय भीम। के जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के पूर्व मंत्री अनंत स्वरूप शुक्ला जी आए हैं, उनको जिताने के लिए ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री 2.5 साल रहे उद्धव ठाकरे जी, और केवल 2 दिन वो मंत्रालय गए। महायुति की कितने सीट आने की उम्मीद है? मुख्यमंत्री कौन होगा? ये संजय राउत को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। अभी मैं महाराष्ट्र के विधानसभा गोरेगांव में हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो 20 नवंबर को वोटिंग होने वाले हैं। अभी बहुत सारे महाअघाड़ी है चाहे महायुति, दोनों जो दल है, अभी उन लोगों का तरफ से पूरी तरीके से सीट का जो बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। और जो महायुति जो है वो पूरी तरीके से अपना चुनाव को लेकर एकदम पॉजिटिव है। जहां जहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है वहां पर पूरे तरीके से अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है और लोग वहां पर पूरे प्रचार के लिए उतर गए हैं। महाअघाड़ी की बात किया जाए तो वहां पर पूरे जो शरद पवार के पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप पूरी तरीके से लगाने में लगे हैं। महाराष्ट्र के जो गोरेगांव विधानसभा में मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पर विद्या ठाकुर जी यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर उम्मीदवार है। और यहाँ पर यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के पूर्व मंत्री अनंत स्वरूप शुक्ला जी आए हैं, उनको जिताने के लिए। शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अगर देखा जाए तो महायुति महाअघाड़ी यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या पॉजिटिव लग रहा है? किसकी सरकार बन रही है? सरकार निश्चित रूप से महायुति की बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र की जनता ने 2.5 साल के 2 सरकारों को देखा है। एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री 2.5 साल रहे उद्धव ठाकरे जी, और केवल 2 दिन वो मंत्रालय गए। जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा से अपने पूज्य पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिनका हम सभी हृदय से सम्मान करते हैं, उनके विचारों को धता बताते हुए जिस कांग्रेस और जिस शरद पवार के खिलाफ पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे जी ने लड़ाई लड़ी, उद्धव ठाकरे जी उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। ये कहीं से भी महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक उनकी पार्टी को भी स्वीकार नहीं हुआ। और उनकी पार्टी के उनके लगभग 38 एमएलए उनका साथ छोड़ करके, उनके अधिकांश सांसद उनका साथ छोड़ करके और शिवसेना को बचाए। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 2.5 वर्षों में एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री के रूप में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जनता के हित में किए गए प्रयासों के कारण, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी, अनेक योजनाओं को मूर्त रूप दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो महाराष्ट्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी पर विश्वास करके एक बार फिर से महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की महायुति की सरकार बनाने जा रही है। महायुति की कितने सीट आने की उम्मीद है? हमें ये पूरा विश्वास है कि महायुति को 150 प्लस से लेकर के 180 के ऊपर सीटें महायुति को मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था होती है कि जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो ये आगे का विषय है। अभी जनता के ऊपर ये है कि जनता महायुति को चुनने जा रही है। जो महायुति चुनाव जीत जाएगी उसके बाद फिर से सभी माननीय विधायक बैठेंगे और अपने नेता का चयन करेंगे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अगले 5 वर्षों तक प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, महाराष्ट्र के जन जन के जीवन में खुशहाली लाएंगे, महाराष्ट्र का संपूर्ण विकास करेंगे। अभी देखा जाए तो जैसे कि संजय राउत है उद्धव ठाकरे के साथ में, संजय राउत को देखा जाए तो दिन पर दिन एक बयान आता रहता है। लोग ऐसे बयान आता है कि अगर जो वोटर है महाराष्ट्र के, वो लोग भी उनके बयान को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अभी जो सीट के बंटवारा हो रहा है वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि जो कांग्रेस का बरोबर सीट मतलब 90-90 का फार्मूला पैसे तय हुआ है, ऐसा मीडिया में भी खबर चला था। मगर अभी इसका औपचारिक देखा जाए तो ऐलान नहीं हुआ है। तो संजय राउत ने साफ बोला है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हारी, महाराष्ट्र में भी बराबरी के सीट लड़ जाए तो उस पर उसकी औकात मालूम पड़ जाएगा कितनी पानी में है। वो भी पार्टी है, तो उस पर आपका क्या विचार है? संजय राउत को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। संजय राउत के बयान
कहीं से भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होते हैं। उनके शब्द मर्यादा विहीन, उनकी बातें आधारहीन, उनकी बातें और बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यात्मा को चोट पहुंचाने वाली हमेशा उनकी बातें होती हैं। उद्धव ठाकरे जी ने अभी लोकसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने जितनी सीटें उद्धव ठाकरे को दिया उसके अनुपात में आप देखेंगे कि बुरी तरीके से पराजित हुए। एकनाथ शिंदे जी के सामने जहां भी लड़े उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां पराजित हुई। तो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे से स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। अभी उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां गए, सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे करके, और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करे। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कोई भी एक नेता, कांग्रेस के लोग कोई नाम नहीं लेते हैं। और शरद पवार ने तो जयंत पाटिल का नाम ले लिया कि जयंत पाटिल को महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस चाह को लेकर के उद्धव ठाकरे गए, मुख्यमंत्री तो कुछ दिनों के लिए बन गए, महाराष्ट्र की जनता के ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ पाए, पार्टी नहीं बचा पाए, पार्टी चली गई, सब कुछ चला गया। आगे आने वाले चुनाव में 23 नवंबर को सबसे जो 6 पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, सबसे कमजोर पार्टी, सबसे छोटी पार्टी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी रहने वाली है, जिसको चुनाव परिणाम आने के बाद कोई गठबंधन नहीं पूछने वाला है। चलिए, आप योगी जी के पूर्व मंत्री हैं, बागी बलिया से आप आते हैं, वहां पर देखा जाए तो ऋषि मुनियों क्रांतिकारियों की भूमि है। योगी जी ने एक नारा दिया है, कटोगे तो बटोगे। पूरे मुंबई में देखा जाए तो हर जगह होर्डिंग उसका लगा, और पूरे जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं, क्या कटोगे बटोगे ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या? ये मुद्दा नहीं है, ये हम सभी हिंदू स्वयं को एकजुट रहना अपनी रक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने जो बात कही है, हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से पूरा अफगानिस्तान हिंदू बहुल था, सबके सब लोग समाप्त हो गए, मुसलमान जबरिया मुसलमान बना दिया गया। पाकिस्तान में वही हुआ। बांग्लादेश में 1947 में 31% हिंदू थे, आज वहां पर केवल 6% बचे हुए हैं। पाकिस्तान में 47 में 22% हिंदू थे, आज केवल 1% बचे हुए हैं। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में भी अगर कांग्रेस पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां जो हिंदुओं को जातियों बांटने का प्रयास कर रही हैं, ये ओवैसी ही बोलता है जय मीम और जय भीम। अरे जय मीम और जय भीम एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या कश्मीर से मुसलमानों ने जब नरसंहार शुरू किया तो उसमें जय भीम वालों को छोड़ दिया? क्या जातियों का वहां भेद किया? अभी क्या बांग्लादेश में जब काटना शुरू किया तो वहां केवल सवर्णों को काटा कि सारे हिंदुओं को काटा? पाकिस्तान में जिस तरीके से कत्लेआम मचाया, अफगानिस्तान को हिंदू विहीन किया, तो क्या वहां पर जाति खोज के किया? नहीं, केवल हिंदू हमारी जाति। इसीलिए हम सभी का ये लक्ष्य है कि संपूर्ण हिंदू समाज को, जो भारत की मूल ताकत है, जो भारत की मूल शक्ति है, वो यहाँ का मूल समाज हिंदू समाज है। इसलिए हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, एकजुट रहने के लिए समय की आवश्यकता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो हम सभी को एक संदेश दिया है, हरियाणा के चुनाव में वहां के लोगों ने इस बात को चरितार्थ किया है। और महाराष्ट्र में भी चाहे जितनी देश विरोधी ताकतें लग जाएंगी, राहुल गांधी जैसे कितने भी अराजकवादी तत्व लग जाएंगे, लेकिन हिंदुओं को जातियों में नहीं बांट पाएंगे। हिंदू एकजुट रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। चलिए, ये तो बात सही है कि जिस तरीके से योगी जी ने बयान दिया है, वहां पर देखा जाए तो हिंदुओं में अच्छा उन्होंने अपना बयान दिया है, और आरएसएस ने भी इस बयान को उनको एक समर्थन भी दिया है, उनका जो बयान है। बल्कि जो मैं गांव-गांव लोगों से मिल रहा हूं, तो मैं बहुत कैमरा पे बहुत कम लोगों से बात कर रहा हूं, बस मैं वोटिंग करने के लोगों को जागरूक कर रहा हूं। लोगों ने मुझे, एक युवा थे, उन्होंने मुझे बोले कि मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि योगी जी ने जो बयान दिया, बटोगे तो कटोगे। तो एक युवा ने बोले कि योगी जी, हम लोग सारे हिंदू बटेंगे भी नहीं, कटेंगे भी नहीं, हम लोग राष्ट्र के लिए डटे रहेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो योगी जी ने सही बयान दिया है, लोग इसको राजनीतिक रूप से इसको ले रहे हैं। बल्कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव था, वहां पर देखा जाए तो संविधान बदलो को जिस तरीके से नारा दिया गया, संविधान बचाओ, संविधान मोदी बदल देंगे, जिस तरीके से निगेटिविटी फैलाया गया देश में, महाराष्ट्र में देखा जाए तो वैसा कांग्रेस फैला नहीं पा रही है।
काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। कांग्रेस के लोगों ने जो पूरी तरीके से दुनिया के ऐसे देशों से जो देश भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस को फंडिंग करते हैं। वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, इन लोगों को फंडिंग करते हैं और इन लोगों के माध्यम से समाज में इस प्रकार की अराजक बातों को फैलाने का कुछ प्रयास किया लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जनता उसके बाद इनकी हकीकत को जान गई है। अभी हरियाणा के लोगों ने इनका जवाब दिया है और महाराष्ट्र की जो भूमि है, वीर शिवाजी की भूमि है, वीर सावरकर की भूमि है। यह भूमि निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संदेश को देने जा रही है और इस बार के चुनाव में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति है, उसको 2/3 से बड़ा बहुमत यहाँ की जनता देने जा रही है। किसी प्रकार का अब कोई भ्रम जनता में नहीं रहेगा। कांग्रेस ने एक बार दुष्प्रचार फैला लिया, अब उनको अवसर नहीं मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।